नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए वन शॉट के इस सीरीज में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंस कमीशन को ख़त्म करेंगे। देखिए, इस वन शॉट के सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंस बेनिफिट आपको जो है कि एक क्लास में ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करवाया जाएगा। और कराया जाने का मतलब ये है कि आप भी सोचेंगे कि सर एक क्लास में कैसे कोई टॉपिक, बिल्कुल सोचना सही है। तो देखिए चीज़ें यहाँ पे मैंने इतना कोशिश किया है कि हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं। बाकी वो हर एक चीज़ को मैंने एज ए नोट्स मैंने रेडी कर रखा। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं लिखूंगा तो फिर एक क्लास में तो ख़त्म होगा नहीं भाई। तो इसीलिए हाँ, जो बहुत अगर वास्ट टॉपिक होगा, अगर जैसे बात कर लिया जाए 1857 के विद्रोह की बात, तो भाई उसमें मैंने वो सारी चीजें लिख दी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि फाइनेंस कमीशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे पॉइंट लिख दिए गए। अब इसको मुझे बस बोलना है जो बात इसमें नहीं लिखी गई है, जो आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बोल करके पूरी कोशिश होती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर लिया जाए। अगर बात किया जाए आज का टॉपिक फाइनेंस कमीशन की, तो बहुत बड़ा टॉपिक ये है नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब आगामी आपकी जो एग्जामिनेशन है 71st बीपीएससी, 14th जेपीएससी, दरोगा में झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस है, या फिर आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर सीजीएल की भी अभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बिहार सीजीएल, जेएसएससी में आपको एलडीसी का पेपर है, फील्ड वर्कर का पेपर है। तो यहाँ पे जीके एक बार पढ़िए। अब आप कहिएगा सर बीपीएससी जेपीएससी का स्टैंडर्ड दरोगा पुलिस से, बिल्कुल यहाँ जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको ये सोच करके कि मैं बीपीएससी लेवल पे पेपर देने जा रहा हूँ, वही लेवल पे आपको मैंने कंटेंट दिया। एकदम ये बात सही है कि आप जो कंटेंट अभी देखेंगे, अगर आप केवल स्पेशली मतलब लो ग्रेड का पेपर की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की, पुलिस की, कांस्टेबल की, तो आराम से चीज़ें मतलब उतना आपको जा करके पढ़ना नहीं पड़ेगा जितना मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस एग्जामिनेशन को भी आपका कवर करा दिया जाए। तो आराम से हर वन शॉट के वीडियो को देखिएगा। ये चौथा या पांचवा वीडियो है वन शॉट में, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक होगा। हिस्ट्री का भी मैंने दिया है, बायोलॉजी का मैंने 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं। तो ये सारे देखते जाइएगा, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है। चलिए, बाकी जो कंटेंट लेना चाहते हैं वो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और भाई देखिए, कल भी स्टूडेंट ने परचेस किए तो केवल इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो उनको फी कम लगा, 200 में पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स में मिल गया। बट कॉम्बो अब वही फिर बंदा बोले कि नहीं सर अब मुझे सारा, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा लगा उनको। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा। रीज़न ये कि भाई देखिए, मैं ऐसे बोल भी नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं खुला है भाई, पूरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, आप देख करके ही चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो आप कॉम्बो ही लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है भाई। फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि साइंस आप फिजिक्स ले रहे हैं तो केमिस्ट्री भी लीजिएगा, बायोलॉजी भी लीजिएगा, इतना शानदार कंटेंट ही है। हिस्ट्री लीजिएगा तो फिर ज्योग्राफी, मतलब एनसीईआरटी, घटना चक्र, ये सारी चीज़ों को इतने अच्छे से कंबाइन करके सिस्टमेटिक वे में मैंने बनाया है। बाकी बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट रेंज वालों के लिए बहुत कम समय है, कोशिश करूंगा कुछ चीज़ें मैं आपके लिए दे पाऊँ। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वित्त आयोग है क्या, क्या नहीं है। अब यहां से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो 2 टाइप कह लीजिए, हाँ बिल्कुल 2 टाइप ही कहेंगे। एक तो आपका स्टैटिक पार्ट और इसी में बोल लीजिए कंसेप्चुअल पार्ट का क्वेश्चन बन जाएगा, और एक आपका करंट अफेयर को रिलेट करके। तो दोनों पार्ट को हम लोग आज खत्म कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले समझिएगा कि हम पहले ये समझेंगे कि वित्त आयोग का मतलब होता क्या। देखिए, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक पे जाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल करूंगा। आपको पता है, आपको मैंने बजट पढ़ा रखा है, बजट वाली वीडियो जाकर के देखिए, बहुत शानदार लेवल पे खत्म किया है मैंने। और आप करंट अफेयर को भी बजट में पढ़ेंगे तब आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए, बजट में सरकार क्या बताती है, पूरा जो उनका वित्त वर्ष है, यानी कि जो उनका फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब क्या है सर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में कितनी सरकार की इनकम होगी, है ना। सरकार की क्या होगी, इनकम होगी, और उस इनकम को सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसी का पूरा ब्यौरा, या फिर कह लिया जाए पूरा का पूरा डाटा इस बजट में सरकार प्रस्तुत करती है। तो सरकार का यानी कि केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं कि केंद्र सरकार जो इनकम करती है उसमें एक सबसे मेजर पार्ट, जो सबसे अधिक सरकार की जो इनकम होती है वो कहां से होती है, तो टैक्स से होती है, ठीक है।
अब मैं मान के चलता हूं कि सरकार की जो इनकम है, वो सरकार की इनकम है, मान के मैं चल रहा हूं कि सरकार की जो इनकम है वो है 140 रुपए, ठीक है। अब 140 में जो टैक्स से सरकार को मिला है, कितना मिला है, 100 रुपए मिला है। बाकी जो नॉन टैक्स से सरकार की इनकम हुई है, नॉन टैक्स कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा ना, जैसे कि फाइन से सरकार को जो कलेक्शन हुआ होगा, लाइसेंस सरकार ने दी होगी उससे सरकार को जो कलेक्शन हुआ होगा, या इसके अलावा सरकार ने किसी को उधार दिया तो सरकार को उसका इंटरेस्ट मिला होगा, उससे भी सरकार की इनकम हुई होगी, है ना भाई। या सरकार ने अपना जो स्टाम्प को सेल किया, या आप स्टाम्प खरीदते हैं उसके बदले जो सरकार को आप पेमेंट करते हैं, तो ये सारी नॉन टैक्स से कितना इनकम हो गया, 40 रुपए, ठीक। तो अगर जैसे सरकार ने अपने डाटा में बताया कि हमारी इनकम 100 रुपए है, तो अब हमारा संविधान ये बोलता है, हमारे संविधान में प्रस्ताव है, आर्टिकल मैं भी आपको बताऊंगा आर्टिकल के बारे में भी, किस आर्टिकल में क्या चीजें लिखी है, कि जो सरकार यानी कि केंद्र सरकार है, जो टैक्स से 100 रुपए कमाई है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए कमाई है तो उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, 2 भागों में बटेगा ये हिस्सा, ठीक है। एक हिस्सा तो केंद्र सरकार खुद अपने पास रखेगी, और कुछ हिस्सा, अब वो कितना हिस्सा होगा वो सब पे हम आएंगे, तो और कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार को देनी है। बिल्कुल, राज्य सरकार कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा 28 राज्य की बातें हो रही है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश को भी देना है आपको उसी 100 रुपए में भाई। मान के चलते हैं कि यहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार कितना पैसा रख रही है, 50 रुपए, 50 नहीं 55 रुपए रख रही है, ठीक है, 55%, यानी कि 55 रुपए हो गया, यानी कि 45 रुपए 28 राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यूपी को भी देना है, झारखंड राज्य को भी देना है, बिहार राज्य को भी देना है, राजस्थान को भी देना है, कर्नाटक को भी देना है, ऐसे ऐसे सारे 28 राज्य को भी देना। तो कितना, जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि 55 रुपए केंद्र सरकार रखेगी और 45 रुपए राज्य सरकार रखेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा भाई, कि कितना केंद्र सरकार रखेगी और कितना राज्य सरकार रखेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। किसका गठन करते हैं, वित्त आयोग। मतलब आपने एक चीज समझ लिया, एक कार्य तो समझ लिया आपने, क्या समझ लिया कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, कि जो केंद्र सरकार की जो टैक्स से जो प्राप्तियां हुई है, जो इनकम हुई है, जो आय हुई है, उसका कितना हिस्सा केंद्र सरकार रखेगी और कितना हिस्सा राज्य सरकार रखेगी, ये कौन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इसका वितरण करेगा, तो वो कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। ठीक है, पहली बात क्लियर है, बिल्कुल। अब बात है सर कि जो यहाँ 45 रुपए जो राज्य सरकार को जाएगी, यानी कि 28 राज्य है मेरे भाई, अब ये 28 राज्य में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये भी तो एक बड़ी बात है ना, कि क्या 28 राज्य, तो जो 45 रुपए आ रहा, 45 को 28 राज्यों में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1 रुपए समथिंग हर एक राज्य में जाएगा, नहीं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की बात किया जाए भाई, तो सबसे आबादी वाला राज्य हो गया, झारखंड में वन है, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छी है, बिहार एक गरीब राज्य है, राजस्थान यहाँ पे क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर कर्नाटक देखा जाए तो बहुत अधिक यहाँ पे टैक्स पेयर ये सबसे ज्यादा स्टेट है। तो भाई अब यहाँ पे भी देखा जाएगा कि किस आधार पे यहाँ पे 45 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ से भी सवाल बनेगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सारे स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा इस 28 राज्य में इस 45 रुपए को, ठीक है। यानी कि पहला चीज तो आप ये समझ गए, क्या समझ लिया आपने, पहला चीज आपने ये समझ लिया कि जो आपका वित्त आयोग है, इसका गठन, या फिर हमारे आर्टिकल 280, हमारे संविधान के आर्टिकल 280 को आप पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन होगा, जो क्या करेगी कि जो सरकार की टैक्स से जो प्राप्तियां हुई है उसका जो वितरण करने का कार्य करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। अब एक चीज को और समझिए, अब जैसे कि केंद्र सरकार जो होती है ना, कि राज्य सरकार को क्या करती है, अनुदान भी करती है। एक शब्द मैंने अभी बोला, क्या, अनुदान। देखिए इकोनॉमिक्स से भाई समझना पड़ेगा, रटेंगे कुछ चीजें काम नहीं आएगी। यानी कि सरकार को गिफ्ट देना होगा, मतलब कि एज ए गिफ्ट सरकार को सरकार दे रही है, कैसे कि गरीब बोल रहा हूँ, जैसे कि बिहार, ठीक है। अब बिहार क्या सबसे गरीब राज्य है, तो उसके विकास के लिए सरकार क्या है, कुछ अनुदान दे दी, ठीक है। कितना करोड़ अनुदान देगी, यानी कि अनुदान भी अगर केंद्र सरकार दे रही है किसी राज्य को, या फिर कह लिया जाए कि कुछ ग्रांट अगर दे रही है, ग्रांट कहना सबसे अच्छा वर्ड है अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए,
तो अगर जो ग्रांट देगी वो कितना ग्रांट देगी, तो ये भी आर्टिकल 275 में मेंशन है कि केंद्र सरकार कितना अनुदान देगी राज्य सरकार को, ये भी कौन बताएगा, तो ये भी आपका वित्त आयोग बताएगा। यानी कि आपने देख लिया दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट वर्क वित्त आयोग का, एक कि कितना टैक्स का हिस्सा राज्य सरकार को जाएगा और केंद्र सरकार के पास जाएगा, और केंद्र सरकार अगर कोई अनुदान देती भी है तो अनुदान कितना देगी ये भी वित्त आयोग बताएगी। ठीक है, चलिए भाई, ऑलमोस्ट आप कुछ चीजों को समझ गए होंगे वित्त आयोग के बारे में। देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्या चीजें लिखी गई, और भी चीजें क्लियर होगी। यहाँ आपको एक डायग्राम बना के फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि जो टैक्स सरकार के पास आई है, सरकार के पास आने का मतलब केंद्र सरकार के पास टैक्स से जो इनकम हुई है, तो उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया गया है किसके पास जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है केंद्र सरकार के पास में, और कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है, तो आप देखिए राज्य सरकार के पास में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है टैक्स के पैसे का, ये कौन करेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका वित्त आयोग करेगा। चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग आगे। केंद्र सरकार जो है, ठीक है मेरे भाई, केंद्र सरकार जो है उसको जो कुल प्राप्त जो हुए टैक्स, उसका कितना हिस्सा खुद रखेगी, यानी कि केंद्र सरकार मोदी जी रखेंगे, और बाकी का कितना हिस्सा राज्य सरकार यानी कि सारे 28 राज्यों को 28 के 28 राज्यों को देगी। ये वितरण करने के लिए अब इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर 5 साल में, याद रखना है भाई, ये हर एक साल आपका इसका गठन नहीं किया जाएगा, इसका 5 साल में गठन किया जाता है, और 5 साल में एक बार गठन किया जाता है किसका, वित्त आयोग का। इसका मतलब क्या है समझिए, जैसे कि देखिए अब मान के चलते हैं मैं एक बेस ईयर बना रहा हूं, ठीक है, मैं एक बेस ईयर बनाया हूं, ठीक है, मैं बेस ईयर बना रहा हूं 2014 को, ठीक है, 2014 को। अब इस 2014 में वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, मान के चलते हैं कि ये पहला ही वित्त आयोग का गठन किया गया 2014 को, बस मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, ठीक है भाई। अब ये वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो इसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन कब से कब तक चलेगा, तो भाई देखिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च कब तक, 5 साल तक, यानी कि 2029 तक चलेगा। अच्छा 2014 है ना, 2014 से 2019 हो जाएगा, ठीक है, 2014 से लेके 2019 तक चलेगा, ठीक है। अब फिर फर्दर, अब 2019 में खत्म हो गया, अब फिर आगे की अगर बात की जाए 1 अप्रैल 2019 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई, 31 मार्च 2000 कहाँ से कहाँ, 14-19 के बाद 5 साल 2024 तक चलेगा। तो इसके लिए भाई दूसरा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि इसी समय हमें क्या करना है, एक दूसरे वित्त आयोग का भी गठन कर लेना है। यानी कि 2014 में जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसने क्या अपना रिपोर्ट दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है 40% अपने पास रखेगी और राज्य को जो है 60% जाएगी, ठीक है। तो ये 60% कब से कब तक जाएगा, 2014 से लेकर 2019 तक, ठीक। अब दूसरा वित्त आयोग आया, इन्होंने सारी रिपोर्ट देखी, सारी चीज़ों का अध्ययन किया, इन्होंने ये कहा कि 55% केंद्र सरकार रखेगी, रेस्ट 45% राज्य सरकार। तो ये कब तक चलेगा, 2019 से लेकर 2024 तक। तो आप समझ में आ गया, 5 साल के लिए गठन किया जाएगा एक बार, यानी कि हर 5 साल के लिए इसका टाइम पीरियड चलता है, ठीक। चलिए होप सो आप चीज़ों को समझ पा रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी चीज़ अगर हल्का फुल्का भी अगर अभी डाउट है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बस बने रहिएगा। बजट देखिए, जाके देखिए बजट का एक एक डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। चलिए अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में भी आपका दे दिया जाता है ये सारे। ये क्या है, आपका एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मतलब ये क्या, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसीलिए क्योंकि यहाँ हमारे संविधान में एक आर्टिकल मेंशन किया गया है वित्त आयोग के लिए। अगर संवैधानिक संस्था है, या आप संवैधानिक संस्था कब कहते हैं कि जब आपके संविधान में उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन की गई है। तो आप देखेंगे कि वित्त आयोग की जो स्थापना होगी उसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत साफ साफ प्रस्ताव है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ही गठन किया जाएगा। किसका, तो ये आपसे पूछेगा वित्त आयोग का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा।
तो भाई यहाँ पे भी देखिए, मैंने बोला एक गवर्नर और राष्ट्रपति, भी इसको समझिए। ये केंद्रीय वित्त आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेंट्रल फाइनेंस, देखिए एक तो राज्य में भी वित्त आयोग आएगा, अभी मैं उसको बताऊंगा, और एक केंद्र का ये वित्त आयोग है, ठीक है। तो केंद्र के वित्त आयोग का गठन 280 में साफ साफ मेंशन है, किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। इट इज सेटअप बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए हमारे आर्टिकल 280 में मेंशन है, क्या मेंशन है कि क्या वित्त आयोग का एक गठन किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, 280 में मेंशन। तो ये एक संवैधानिक बॉडी हो गई ना, क्योंकि हमारे आर्टिकल में मेंशन है साफ साफ, ठीक है भाई। अब आगे बढ़िए। अब इसका कार्य क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा गया, या केंद्र व राज्य के मध्य, है ना, यानी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इनके मध्य में जो टैक्स की जो प्राप्तियां हुई, यानी कि जो कर की जो प्राप्तियां, इसके वितरण की सिफारिश करता है, यानी इसका रिपोर्ट जारी करता है कौन? वित्त आयोग। इट रिकमेंड टू अलोकेशन ऑफ टैक्स रिसीव्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है अनुदान, यानी कि जो मैंने बात की थी ग्रांट की। तो या केंद्र जो, मतलब कि जो केंद्र सरकार जो होगी, ठीक है, राज्य को अनुदान की सहायता की सिफारिश करती है कि बिहार राज्य गरीब राज्य, इसको इतना करोड़ अगर मैं एज ए अनुदान दे रहा हूं भाई, जैसा अभी इलेक्शन का समय है, बिहार में भी इलेक्शन होने वाली, तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी पैसा दिया भाई, तो वो पैसा भी एक लिमिटेशन के तहत ही दी जाएगी, जितना भाई आपका वित्त आयोग क्या कर देते हैं भाई, एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि इतना आप अनुदान कर सकते हैं, और ये हमारे आर्टिकल 275 में प्रस्ताव है। तो एक बात याद रखिएगा, इट ऑल्सो रिकमेंड टू ग्रांट एड टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी वित्त आयोग का आपने दो काम देख लिया। एक काम देखा 275 में बोला है कि अगर केंद्र सरकार कोई अनुदान देना चाहती है केंद्र सरकार को, तो दे सकती है। किस आर्टिकल के तहत? 275। कितना देगी वो भी आपका वित्त आयोग बताती। एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए वित्त आयोग बोला कि 1 करोड़ रुपए आप बिहार राज्य को दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार एकदम बाध्य है कि 1 करोड़ ही देंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। मतलब एक ये सिफारिश कर देते हैं, एक रिपोर्ट दे देते हैं कि इतना आपको देना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है केंद्र सरकार। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कार्य मैंने आपको बताया आर्टिकल 280 के तहत कि केंद्र राज्य के बीच में जो टैक्स का जो वितरण होगा, टैक्स से आया हुआ जो पैसा वो कितना होगा, वो आपका वित्त आयोग का कार्य होता है 280 के तहत, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया कि बहुत बार केंद्र सरकार क्या करते हैं, जो भी पिछड़े राज्य हैं, ठीक है, उनके लिए सहायता राशि देती है। वो कितना देना चाहिए किस राज्य को, इसका सुझाव दिया जाता है। सहायता राशि की बातें जो है वित्त आयोग के द्वारा की जाती है, जो हमारे आर्टिकल 275 में लिखी गई है, ठीक है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सरकार, जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो उसकी जो भी सिफारिश है उतना ही दे, इसके लिए बाध्य नहीं होते, ठीक है। ये सिफारिश देते हैं, उनको मानना है माने, ना मानना ना मानने, वो अलग बात है। इस आयोग का में जो है टोटल 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे, तो टोटल 5 हो गया। यानी इंक्लूडिंग चेयरमैन कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर होंगे। नियुक्ति कौन करेंगे भाई? राष्ट्रपति करते हैं। रिमूव कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल तक होगा। टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर, एज मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? ये सब क्वेश्चन है भाई, कि जो वित्त आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, रेडी कर लिया है कि केंद्र सरकार कितना हिस्सा टैक्स का अपने पास रखेगी और कितना हिस्सा राज्य सरकार को देखेगी, तो यह अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को जमा करती है। किसको जमा करती है? प्रेसिडेंट को जमा करती है, कि कितनी राशि केंद्र सरकार को और कितनी राशि राज्य सरकार को मिलेगी। इट सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। इट सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। किसको सबमिट करेगा ये रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। वित्त आयोग को अपॉइंट करने का कार्य या फिर गठन करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग के चेयरमैन और सदस्य को अपॉइंट या रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट करेगा। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? तो प्रेसिडेंट को सौंपेगी। अब एक चीज और आई है, जैसे कि ये तो आप देख लिया सर केंद्र वित्त आयोग के बारे में। अब आप देखेंगे राज्य भी जो है ना, ठीक है, देखिए राज्य के वित्त आयोग के बारे में बात कर लिया जाए तो ये इसके बारे हमारे आर्टिकल 243 याद रखिएगा। चलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात होगी, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात होगी, मैं सारा पॉइंट जो अभी आपने पढ़ा उसको स्टेट से भी रिलेट कर देता हूँ, क्योंकि स्टेट का भी अगर आपको पेपर है जीपीएससी बीपीएससी तो यहाँ से पूछेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन
का आयोग का जो गठन होगा ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 243 का आई सब क्लॉज में, ठीक है। किसके द्वारा गठन किया जाएगा, राज्य के गवर्नर के द्वारा भाई, राज्य के गवर्नर के द्वारा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। और यही राज्यपाल क्या करेंगे, इनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। अब आप अपना इस यहाँ पे काम क्या है कि आप अपने स्टेट के जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है वो देख लीजिएगा, कितने नंबर का अभी गठन हुआ है बस वो आपको देख लेना है। जैसे कि मैं झारखंड की अभी बातें कर लूँ तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है, झारखंड में ये 5वां यानी कि 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। और किनको बनाया गया है, रिटायर्ड आईएएस अमरिंदर प्रताप सिंह को, ठीक है, झारखंड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राज्य सरकार यहाँ पे किनके द्वारा, देखिए राज्यपाल जो थे आपके सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना है। कौन सा आयोग है अभी, 5th, अगर झारखंड की बात की जाए तो 5th कमीशन है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। किनको क्या बनाया गया है, अमरिंदर प्रताप सिंह को बनाया गया, रिटायर्ड है ये। और किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बस ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रपति से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बातें हो गई और स्टेट का भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए सबसे पहला जो वित्त आयोग का गठन हुआ, यहाँ से सवाल आपका बनेगा, देखिएगा भाई एक एक करके। ये जो आपका फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को आप जो देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे पूछेगा कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, तो 1951 एकदम डेट के साथ याद रखिएगा, 22 नवंबर 1951 में। यानी कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की जो गठन की गई थी, कब की गई थी, 22 नवंबर 1951 को। इनके जो चेयरमैन थे किनको बनाया गया था, केसी नियोगी को बनाया गया था। और ये भाई याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक से समझ के चलिएगा कि इनका ड्यूरेशन 5 साल तक चलेगा। तो 1 अप्रैल देखिए इनका गठन किया गया है 1951 में, ठीक है, 22 नवंबर 1951 को। तो भाई रिपोर्ट तैयार वार करके इन्होंने रिपोर्ट किसको सबमिट की होगी, राष्ट्रपति को सबमिट सौंपी होगी। इस समय राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी है भाई। ये सब तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, ये सब भी याद करते चलिएगा। तो इसका ड्यूरेशन कब से कब चलेगा, यानी क्या कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट दिया, किसको दिया, राष्ट्रपति को, कि जो स्टेट को जाएगा शेयर यानी राज्य को हिस्सा कितना जाएगा, 55% जाएगा। मतलब कि केंद्र सरकार अगर 100 रुपए कमाया है तो 55 रुपए 28 राज्यों को बांटना। कैसे बांटना वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 55% कब तक जाएगा, तो 5 साल तक, यानी कि 1 अप्रैल 1952 से लेकर के 31 मार्च 1957 तक कितना देना होगा केंद्र सरकार को, 55% देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पहला आपका सवाल यहाँ से कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन तो 22 नवंबर 1951 को किया गया था। चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी थे। ड्यूरेशन 52 से लेकर 57 तक चलेगा। और ये कितना हिस्सा दिया गया था, तो 55% राज्य को दिया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट देखिए, लेटेस्ट अभी आयोग का गठन तो 16वां आयोग का गठन हो गया, लेकिन अभी जो ईयर चल रही है 2025 में कितना हिस्सा अभी देना है राज्य सरकार को, उसको समझिए पहले। 15वां वित्त आयोग के बारे में, इसका गठन किया गया था 2017 27 नवंबर 2017 को, ठीक है। इसके चेयरमैन एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह थे। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया राष्ट्रपति को, कितना हिस्सा देना है राज्य को, 41%। मतलब 100 रुपए केंद्र सरकार ने कमाई तो 41 रुपए सारे 28 राज्यों को बटाना। मतलब ऐसे भाई कि 41 रुपए को 28 राज्य में बांट देना, ठीक है, ऐसे समझिए। यानी टोटल राज्य को शेयर कितना जाएगा, 41% जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो कब से कब तक चलेगा, तो ये आपका था 1 अप्रैल 2021 से। अब आप कहेंगे कि सर 21 और ये 17 में गठन, हाँ भाई समय लगता है, पहले अभी आयोग का गठन होगा, फिर उसके चेयरमैन की नियुक्ति होगी, उसके सदस्य की नियुक्ति होंगे, सारे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब वो रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रपति को। तो इन सब में समय लगता है, ठीक है, 1-2 घंटे का तो कार्य है नहीं भाई। तो 2017 में गठन किया गया था, क्योंकि ये अभी हमारा 2021 तक चल रहा था, किसका, 14वां वित्त आयोग का जो शेयर एलोकेशन किया गया था उसी का चल रहा था। तो भाई 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ, 27 नवंबर। पहला का कब हुआ, 22 नवंबर 1951 में। तो 27 नवंबर 2017 में गठन हुआ। और कब से कब तक इसका चलेगा टेन्योर, 2021 से लेकर 2026 तक। यानी आज आप जो देख रहे हैं 16 जून 2025 में जी रहे हैं भाई। तो अभी जो केंद्र सरकार है यानी मोदी सरकार राज्यों को कितना देगी भाई टैक्स का, 41% देगी 2026 तक, क्लियर है। अभी जो 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, गठन हुआ है 31 दिसंबर 2023 को।
जिसके ये सब अब करंट अफेयर का क्वेश्चन ये पूरा अरविंद पनगेड़िया है जी है। और ये चलेगा कब भाई 2026 के 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 5 साल 31 मार्च 2031 तक। अब ये कितना शेयर देगी राज्य सरकार को, अभी इन्होंने 16वें वित्त आयोग ने अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे 31 अक्टूबर 2025 को। मतलब देखिए गठन 2023 में हुआ, 1-1.5 साल समय लगता है भाई, क्योंकि इनके चेयरमैन की नियुक्ति करना, फिर इनके मेंबर्स की नियुक्ति करना, फिर सारा डिटेलिंग करना कि कितना हर राज्य को देखते हुए, हर राज्य के ग्रोथ को देखते हुए, हर राज्य के बजट को पढ़ने की, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये रिपोर्ट कब सबमिट करेगी, 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे 16वें वित्त आयोग। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ तक खत्म, करंट अफेयर का भी पार्ट। चलिए अब ये बात वही है कि अभी हमारे अभी जो आप 16 जून 2025 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो केंद्र सरकार कितना अपने पास रख रही है भाई, तो केंद्र सरकार अपने पास कितनी रख रही है, 59% है ना, क्योंकि 41% राज्य को देना है। तो देखिए जैसे कि केंद्र सरकार को 100 रुपए का इनकम हुआ है, तो सरकार ने कितने अपने पास रखे हैं, 59 रुपए, और बाकी का 41 रुपया जो बच गया है ना भाई, 100 होगा ना, 9 1 10 5 4 9 1 10, ठीक है। तो ये 41 रुपए को अब 28 राज्य में बांटना है। अब ये बंटवारा कैसे होगा, अब इसको भी सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी सवाल आपके बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा एक चीज और मैं बताना यहाँ भूल गया, जो आपके सवाल बनते हैं। देखिए जो स्टेट वाइज जो अलोकेशन होगा यानी राज्यवार, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए 2 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। देखिए कैसे, जो टैक्स केंद्र के पास आया, इस टैक्स का क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले 2 प्रकार में हुआ, एक तो केंद्र सरकार अपने पास रख लिया और एक राज्य सरकार को जाएगा, ठीक है। और अभी के अकॉर्डिंग कितना जाएगा भाई, तो अभी 59% केंद्र सरकार के पास है और राज्य के पास कितना जाएगा, 41% जाएगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये राज्य में कैसे बंटवारा होगा, 28 राज्यों में जो बंटवारा होगा, ये जो बंटवारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, राज्यवार स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ऐसा समझिए भगवान ने ऊपर से पैसा गिरा दिया है, इसलिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास आ गया तो हर राज्य में कैसे बांटेंगे, केंद्र सरकार बांटेगी, इसलिए हॉरिजेंटल, एक एक करके एक एक राज्य ऐसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक तरीका है याद करने का, बाकी इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है भाई। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा क्या होता है, तो हॉरिजेंटल यानी कि स्टेट वाइज अलोकेशन को हॉरिजेंटल, और वर्टिकल क्या हो गया आपका, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए अब देखिए जो आपके पास 41 रुपए आपको बांटनी है केंद्र सरकार को, अब वो कैसे बांटेगी ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। पहला एक तो तरीका होता है उन सारे राज्यों को, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला हम देखेंगे एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि वो राज्य देखेंगे जो एरिया वाइज बहुत अधिक है, ठीक है। एरिया जैसे राजस्थान को ले लीजिए, मध्य प्रदेश, ये सब जो क्षेत्र एरिया वाइज बहुत लार्ज एरिया इनका है, तो उनको 15% देना है, यानी 41 रुपए का 15% कितना हो गया भाई, 41 का 15% है ना। तो ये 100 10 4 यानी कि 6 रुपए के आसपास, यानी कि जो इस एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक है, वो सारे राज्य का एक लिस्ट बन गया एरिया वाइज। मान लीजिए ना भाई टोटल 28, 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए, क्वेश्चन भी मैंने आपका आज प्रैक्टिस करवानी है भाई, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, तभी चीज़ को समझ में आएगी अच्छे से। मतलब 28 राज्य है, तो हम इसको एक तो हम एरिया के अकॉर्डिंग कुछ राज्य को बांट लिए कि जो राज्य की एरिया बहुत ज़्यादा, मान लीजिए हमने 5 राज्य ले लिया। एक हमने बांट लिया जो राज्य की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उसमें से 4 से 5 राज्य को हमने रख लिया। एक ऐसा राज्य रख लिया कि जहाँ पे जंगल फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग 5-6 राज्य रख लिए, ठीक है। हमने एक ऐसा रख लिया जहाँ पे डेमोग्राफी यानी कि जहाँ पे लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, लिंगानुपात बहुत अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग 1-2 स्टेट रख लिया। एक हमने कुछ ग्रुप एक बना लिया, एक ग्रुप जो राज्य के इनकम बहुत अधिक है, टैक्स है, जहाँ के लोग टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं। मान लिया 5 हो जाए तो 5 10 14 5 19, और यहाँ पे मान लीजिए 10, तो टोटल 17 18 7 8 जो भी स्टेट, तो टोटल 28 स्टेट हो गए। तो इसमें एरिया वाइज जो हमने स्टेट का इसको हमने बोल दिया 15%, इसको 15%, ऐसे करके हम बंटवारा करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, एक मतलब बेसिक चीज आपको समझ में आ गया, अभी और अच्छे से समझ में आएगी, देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो हमने एक तरीका रखा एरिया वाइज, यानी कि जो राज्य की एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको हम 15% यानी 41 रुपए में हम कितना देंगे, 6 रुपए। यानी कि अगर 41 करोड़, अगर ऐसा समझिए 41 करोड़ अगर देना है, तो उसमें से 6 करोड़ कहाँ जाएगा, जो राज्य की एरिया बहुत अधिक है, ऐसे, यानी 41 रुपया से, समझ में आ रहा, ठीक। अब हम एक राज्य का ग्रुप बनाएंगे जिसकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उसको कितना जाएगा, 15% जाएगा। 15% जाने का मतलब यानी कितना जाएगा सर, यहाँ पे भी 6 रुपए जाएगा, और मतलब अप्रोक्स 6 रुपए से ज़्यादा ही होगा कुछ,
मैंने जस्ट अप्रॉक्स लिखा। अब वो गरीब राज्य के हम, यानी कि जहाँ पे इनकम बहुत लोगों की दूर ही है इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत दूर है, उनकी इनकम से वो बहुत दूर है, तो वैसे राज्य, गरीब राज्य को सबसे अधिक अलोकेशन किया जाता है, कितना, 45% मैक्सिमम। सब पूछेगा कहाँ, कुछ सेक्टर वाले राज्य को कहाँ सबसे ज़्यादा दिया जाता है, अलोकेशन किया जाता है स्टेट वाइज अलोकेशन में, तो याद रखिएगा पॉवर्टी स्टेट या फिर आई से दूरी, ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, इनकम से जिसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए 41 का 45% कर लीजिए, तो 41 का 50% कितना हो जाएगा, 20-21 रुपया रख लीजिए ना, 20 रुपया हो गया, और 5% यानी 22 रुपए के आसपास यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 22 रुपए यहाँ आ जाएगा, 22 रुपए ही होगा ना भाई मेरे, 22 रुपए ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि 50%, अच्छा 45% है ना, 50%, मतलब 2 रुपए कम कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो चलिए यानी कि 20 रुपए यहाँ आ गया, यानी कि जो गरीब राज्य उसको कितना चला गया, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए से कुछ कम ही होगा, फिर भी 20 रुपए ऑन एन एवरेज मान के चल रहे, ठीक है। अब जो राज्य की फॉरेस्ट इकोलॉजी स्थिति बहुत अच्छी है, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह राज्य को देख लें, या आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य में, तो वहाँ पे 10% जाएगा, 10% मतलब 41 का 10% कितना हो गया, 4 रुपए भाई, ठीक है भाई, 4 रुपए चले गए यहाँ पे इन सारे राज्यों को, यानी 4 करोड़ चल गया, इनको 20 करोड़ चल गया, ऐसा सोचिए। नेक्स्ट डेमोग्राफी, यानी कि जिनकी लिटरेसी साक्षरता दर बहुत अच्छी है, लिंगानुपात वहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक है, तो जो मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी जनगणना की जो स्थिति देखी जा रही है, अच्छी स्थिति है, तो उनको 12.5% दिया जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 41 का 12, यानी कि भाई कितना हो गया, 1%, 4, मतलब कि 11 से 12 रुपए के आसपास, माफ करिएगा 11 से 12, मतलब 5 से 6 रुपए, ठीक है, 5 रुपए हो गए यहाँ पे, ठीक है, इनको 5 रुपए यानी कि 5 करोड़ जाएंगे, ठीक है, कितना जाएंगे, 5 करोड़ जाएंगे। नेक्स्ट अगला जो डिवीजन होगा टैक्स पे, यानी कि वो स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा स्टेट के लोग टैक्स को पेमेंट करते हैं, उनको कितना जाएगा, 2.5%। तो 41 का 2.5% कितना हो गया भाई, मान के चलिए कितना हो जाएगा, 41 का मान के चलिए 1 रुपए के आसपास मान के चलते, अप्रॉक्स 1 रुपए। अब इसको पहले जोड़िए सारा का, ये हो गया 6×6=12, 20 कितना हो गया, 32 रुपए, 32 4 36 5 41 रुपए हो गया, ठीक है, 41 और 1 42 रुपए, मतलब कि मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कैलकुलेशन लगा, तो 41 रुपए आपने देख लिया कैसे सारे राज्यों में डिवाइड हो गया, यहाँ 5 राज्य हो गया, 6 राज्य हो गया, या टोटल 28 राज्य, इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट। अब चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, देखिएगा क्वेश्चन बोला गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना, तो मैंने कहा किसकी स्थापना की गई, आर्टिकल 280 के तहत, तो भाई वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की गठन की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, राज्य वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग एक क्या है, तो देखिए ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, इसका भी आपको आर्टिकल मैंने बताया है, आर्टिकल 243I में मेंशन है, यानी किसमें है भाई, संविधान में हमारे आर्टिकल में, यानी क्या हो जाएगा, एक संवैधानिक निकाय हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी स्टेट फाइनेंस कमीशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से केंद्र राज्य वित्त संबंधों का निर्धारण कौन करता, ठीक है, इनमें से कौन सा आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच का जो वित्त संबंध निर्धारण है कि बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग को, भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया वित्त आयोग करती है। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, भारत का यानी कि केंद्र की फाइनेंस कमीशन की बात हो रही, गवर्नर को करेगा, बिल्कुल नहीं, देखिए नीति आयोग को करेगा नहीं, भारत के वित्त मंत्री को करेगा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, इसको करेगा भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब क्वेश्चन बनेंगे। जो फर्स्ट आयोग का जो कमीशन का गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 में, ठीक है, कब किया गया था, 1951 में। नेक्स्ट चलिए कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है क्या कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही स्टेटमेंट को चूज करना। देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश, ठीक है, वित्त आयोग जो भी सिफारिश की सरकार के लिए बाध्यकारी है और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देने की आवश्यकता, तो बिल्कुल नहीं, मैंने अभी कहा कि उसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 280 वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में बताता है, ये भी बिल्कुल सही, यानी ए और सी सही स्टेटमेंट होगा। ए और सी तो है ही नहीं भाई कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये सही है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है।
अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में बात करता है। आर्टिकल 280 क्वेश्चन में बोला गया है भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है भाई। तो बी स्टेटमेंट तो बाध्यकारी होगा नहीं, इसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होते भाई, ठीक है ना। या फिर देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप ए बी सी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी वैसे होते नहीं, आप ए बी सी को टिक नहीं कर सकते हैं। बोला गया है कि कथन सही चूज करना आपको, ठीक, कौन से कथन सही है। तो ये तो सही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करता है। वित्त आयोग की सिफारिश में कि कितनी राज्य को जाएगी और केंद्र सरकार के पास जाएगी। तो ए तो आपका सही हो यहाँ पे, बी सही नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें यही सही आप करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। नेक्स्ट, या अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ठीक है, या अपनी नीति आयोग को प्रस्तुत करता, बिल्कुल नहीं, ये भी स्टेटमेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट ही क्या है भाई, गलत है। सही स्टेटमेंट को चूज करना है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। चलिए आगे बढ़िए। चलिए हो गया। तो ये एक इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल डाउटेबल नहीं रहिएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन वैसा सूट यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ ए एंड सी होना ही चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग करते हैं कि कहीं हम लोग मिस आउट तो ना कर ले। एक बार कमेंट करिएगा अगर हो सके आपके, अगर कुछ आइडिया हो जाए इसके बारे में। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा भी है दोस्त, कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही स्टेटमेंट देखना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, सही है, और 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 मेंबर हो गए, सही है स्टेटमेंट। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी ये तो होती नहीं है, ठीक है। और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में बात करता है। वित्त आयोग की सिफारिश 280, अभी तो हमने यही देखा था 280 आर्टिकल 280 में गठन किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 280 में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे अगर सही से देखा जाए इस स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 280 में कहा गया कि इसकी स्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है, सेटअप की बात की गई है। सेटअप होगा यानी कि राज्य का वित्त आयोग होगा, और उसका कार्य के बारे में यहाँ पे बताया गया, और 275 में कितना अनुदान, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन ए ओनली सही होगा, केवल ए इज द राइट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए, तो फाइनेंस कमीशन पूरा खत्म हो गया आपका यहाँ पे, और इससे बाहर करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन लगा लीजिए, मैंने 8-10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए, बाकी नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।